मोहिनी बेपरवाह से अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची और धाड़ से दरवाज़ा खोलते हुए अपने कमरे में आई और अचानक अपने बिस्तर पर किसी हम उम्र अजनबी को देखकर वह हैरान रह गई। ज्योति भी मोहिनी को देखकर बिस्तर से खड़ी हो गई। मोहिनी ने गुस्से से ज्योति से कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? यह हमारा कमरा है, तुम्हें किसने हमारे कमरे में घुसने की इजाज़त दी है, वह भी हमसे बिना पूछे। मोहिनी का गुस्सा देखकर ज्योति ने हकलाते हुए कहा, जी वो मैं। इससे पहले कि ज्योति कुछ और कहती, मोहिनी ने एक बार फिर गुस्से से अपनी उंगली बाहर की ओर दिखाते हुए ज्योति से कहा, जी वो मैं। क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? निकलो हमारे कमरे से बाहर। ज्योति हड़बड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी। तभी मोहिनी की नज़र ज्योति के बक्से पर पड़ी। मोहिनी ने गुस्से से ज्योति से कहा, और यह घटिया सा बक्सा तुम्हारा है? ज्योति ने पीछे मुड़कर देखा और मोहिनी से हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी मेरा है। मोहिनी ने गुस्से से कहा, तो आपको क्या लगता है यह आपका घटिया सा बक्सा हम उठाएंगे? इसको लेकर यहाँ से जाइए, और हाँ, दोबारा हमारे कमरे में हमसे बिना पूछे कभी मत आइएगा, समझी? चलिए निकलिए यहाँ से। इससे पहले कि ज्योति अपना बक्सा उठाती, बिंदिया और अग्रज मोहिनी के कमरे में आ गए और बिंदिया और अग्रज को अपने सामने देखकर मोहिनी ने उनसे कहा, देखिए ना पिताजी, यह कौन है और ऐसे हमारे कमरे में क्यों आई और साथ में अपना सामान भी लेकर आई है? क्या आप लोगों ने इन्हें रोका नहीं? मोहिनी की बात सुनकर अग्रज ने कहा, यह कहीं नहीं जाएगी मोहिनी, आज से यह आपके कमरे में ही रहेगी। और ऐसा कहकर अग्रज ने ज्योति से कहा, ज्योति आप यहाँ आराम से बैठिए। और फिर ज्योति के बगल में ही अग्रज ने मोहिनी को बिठा दिया। मोहिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह थोड़ा ज्योति से दूर सरक गई और उसने अग्रज से कहा, यह सब क्या है पिताजी? आप अच्छी तरह से जानते हैं हम अपने कमरे में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, फिर आपने इन्हें हमारा कमरा क्यों दिया? अग्रज ने मोहिनी से कहा, आप पहले शांत होकर हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद कुछ और कहिएगा। मोहिनी ने गुस्से से अपने पिताजी की ओर देखते हुए कहा, कहिए पिताजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम हर किसी की बात टाल सकते हैं, पर आपकी नहीं। आप कहिए क्या कहना चाहते हैं, हम सुन रहे हैं। अग्रज ने मोहिनी से कहा, बेटा ये कोई और नहीं, यह आपकी बहन है, आपकी बड़ी बहन ज्योति। अग्रज के मुंह से यह सुनकर मोहिनी हैरान रह गई। उसने अग्रज से कहा, आप क्या कह रही हैं पिताजी? आप जानते भी हैं ना कि आपने अभी अभी क्या कहा है? यह हमारी बहन कैसे हो सकती है? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। इसका चेहरा देखिए, कहीं से भी हमारी बहन नहीं लगती है। आपको पता नहीं आप लोग इसे कहां से उठाकर ले आए हैं और हमारी बहन बना दिया। मोहिनी के कठोर शब्दों को सुनकर ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। वह उठकर वहां से जाने ही वाली थी कि बिंदिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वहीं बैठा दिया और उसकी आंखों से आंसू पोंछने लगी। बिंदिया ने मोहिनी से कहा, आपको अपनी बड़ी बहन से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, माफ़ी मांगिए मोहिनी। मोहिनी ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप लोग हमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा और ना ही हम इन्हें अपनी बहन स्वीकार करेंगे। अग्रज ने मोहिनी को समझाते हुए कहा, बेटा यह आपकी जुड़वा बहन है, परिस्थितियाँ बस आपकी माँ को इन्हें आपकी नानी के यहाँ देना पड़ा था। यह वहीं रहकर पली बड़ी है, लेकिन अब जब आप समझदार हो गई हैं तब हमने आपकी माँ से कहा कि इन्हें वापस ले आएं, ताकि आप अपनी बहन को समझ सकें और वह आपके साथ कुछ समय रह सके। मोहिनी ने हैरानी से ज्योति की शक्ल देखते हुए कहा, जुड़वा बहन? इन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये हमारी जुड़वा बहन है, और आप बात करते हैं कि हमारी जुड़वा बहन है। हम नहीं मानते पिताजी। अब अग्रज को गुस्सा आ गया था। उन्होंने थोड़ा रूखे स्वर में कहा, अब आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन सच यही है और इस सच को कभी कोई नहीं बदल सकता कि ज्योति आपकी बहन है और आज से यह आपके कमरे में आपके साथ रहेगी। हमें अब आपसे और कोई बहस नहीं करनी है और हम चाहते हैं कि आप अपनी बहन के साथ अच्छी तरह से पेश आएं। उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगना चाहिए
और ना ही उन्हें यह महसूस हो कि वह यहाँ अजनबियों के बीच में हैं। और दूसरी बात, हम कल ही आपकी कक्षा में इनका दाखिला कराने वाले हैं। आप कल इनके साथ स्कूल जाएंगी और इनका ख्याल भी रखेंगी। अग्रज की बात सुनकर मोहिनी को जैसे कोई झटका सा लगा हो। वह उछलकर बिस्तर से खड़ी हो गई और उसने अग्रज से कहा, आप यह सब क्या कह रही हैं पिताजी? हम इनके साथ हमारी कक्षा में कैसे जाएंगे? हम लोगों को क्या बताएंगे कि यह हमारी खोई हुई बहन अचानक से कहाँ से पैदा हो गई? नहीं पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप किसी और स्कूल में इनका दाखिला करा दीजिए। हम इन्हें अपने साथ अपनी कक्षा में नहीं ले जाएंगे। मोहिनी की बात सुनकर अग्रज ने गुस्से से मोहिनी की तरफ देखते हुए कहा, जिस तरह से आप हमारी बेटी हैं, उसी तरह से यह भी हमारी बेटी है और यह हमारी बड़ी बेटी है और इतने सालों तक हमसे दूर रही हैं। हमने आपको भरपूर लाड प्यार दिया है, जिसकी वजह से आप थोड़ा जिद्दी और गुस्सैल हो गई हैं। लेकिन अब बारी इनकी है। हमें लगता है कि अब हमें आपका लाड प्यार थोड़ा कम कर देना चाहिए और आपके हिस्से का लाड प्यार आपकी बड़ी बहन को देना चाहिए, क्योंकि वह इन सब के योग्य है। क्योंकि आपने हमारे लाड प्यार का गलत फ़ायदा उठाया है। आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि आप अपने माता पिता से किस तरह से बात करें। हमने आपको प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है। यह आपकी बड़ी बहन है और आपको इसे अच्छी तरह से पेश आना है। बस आपसे हमें आगे कुछ नहीं कहना। बात यहीं ख़त्म होती है। और ऐसा कहकर अग्रज कमरे से बाहर आ गए। अग्रज के पीछे पीछे बिंदिया भी कमरे से बाहर आ गई। मोहिनी गुस्से से ज्योति की तरफ देख रही थी। उसे ज्योति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना बस्ता उठाया और गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। वह सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे माता जी के कमरे में पहुंच गई और गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपने हमें स्वीकार करने में तो इतनी देर लगा दी, बल्कि आप आज तक हमसे अच्छी तरह से बात नहीं करती हैं। और अब यह दूसरी बेटी, यह सब क्या नाटक है? आपने इस दूसरी लड़की को कैसे स्वीकार कर लिया? अचानक इस तरह से मोहिनी को अपने कमरे में देखकर माताजी हैरान रह गई, क्योंकि आज तक मोहिनी कभी भी अपनी दादी के कमरे में नहीं गई थी। वह अपनी दादी से नफरत करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी ने उसके साथ क्या किया है। लेकिन आज मोहिनी को ऐसे अपने कमरे में देखकर माताजी खुश हो गई। वह अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और मोहिनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तो हमारा कमरा धन्य हो गया। आज हमारे खानदान की सबसे बड़ी बिटिया हमारे कमरे में जो आ गई। मोहिनी ने गुस्से से अपनी दादी का हाथ हटाते हुए कहा, पहले आप हमारी बात का जवाब दीजिए। आपने इस लड़की को हवेली में कैसे आने दिया? माताजी ने मायूस होते हुए मोहिनी से कहा, हमेशा की तरह आपके पिता की जिद के आगे हमें घुटने टेकने पड़े। आपके पिता किसी और की बात कहाँ सुनते हैं। उन्हें तो हमारे खानदान की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, हम किस किस को क्या कहेंगे कि अचानक 15 साल बाद दूसरी बेटी कहाँ से आ गई। सच में अग्रज ने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। समझ नहीं आता अग्रज करना क्या चाहते हैं। मोहिनी ने गुस्से से फुंफारते हुए माताजी से कहा, आज से हम आपके कमरे में रहेंगे, हम उस कमरे में नहीं जाएंगे। माताजी इस बात पर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि बिंदिया से बदला लेने का मोहिनी से अच्छा और कोई हथियार नहीं था। माताजी ने मुस्कुराते हुए मोहिनी से कहा, हमारे लिए तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा अभी फ़िलहाल आपके पिताजी जो कह रहे हैं वह कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे कमरे में आकर रहने लगी तो आपके पिताजी को यही लगेगा कि हम आपको बरगला रहे हैं। मोहिनी को गुस्सा आ रहा है। उसने गुस्से से अपनी दादी की ओर देखते हुए कहा, लगता है आपकी सारी हिम्मत, आपका सारा गुस्सा सिर्फ हमारे बारे में था। माताजी ने मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, गुस्सा तो हमारी रग रग में बह रहा है, लेकिन उसे निकालने के लिए हमें सही समय का इंतज़ार करना होगा और जल्दी वह सही समय आएगा। लेकिन अब हमें इस बात की खुशी है कि अब आप हमारे साथ हैं। बोलिए, आप हमारा साथ दोगी ना? मोहिनी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और इस समय उसे गलत सही कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपनी दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा,
हाँ बिल्कुल, आप बस इस लड़की को हमारी हवेली से बाहर निकलवाइए, हम आपका हर बात में साथ देंगे। ज्योति कुछ देर चुपचाप कमरे को निहार रही थी। सचमुच उसने इतना खूबसूरत कमरा अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। सुख सुविधाओं की हर चीज़ उस कमरे में मौजूद थी। रेशमी चादर बिस्तर पर बिछी हुई थी, मखमली तकिए जिनको छूकर एक अलग ही एहसास हो रहा था। कमरे में कीमती रेशमी पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ मोहिनी की अलमारी थी जिसमें उसके कपड़े रखे हुए थे। अभी ज्योति बैठकर कुछ सोच रही थी कि तभी मालती कमरे में आई और उसने ज्योति के आगे नए नए कपड़े रखते हुए कहा, बहू रानी ने आपके लिए यह कपड़े भेजे हैं, काफ़ी दिन से खरीदारी कर रही हैं। जब से उन्हें आपके बारे में पता चला था तब से ही वह आपके लिए खरीदारी कर रही थी। शायद आपको पसंद आएंगे। और हाँ, यह दूसरी अलमारी आपके लिए बहू रानी ने बनवाई है। अभी कुछ दिन पहले ही बहू रानी ने ही तैयार करवाई थी। आप इसमें अपने कपड़े लगा लीजिए, क्योंकि यह अलमारी मोहिनी बिटिया की है और मोहिनी बिटिया किसी के साथ कुछ भी नहीं बांट सकती हैं। उनका दिल छोटा है, या यह कह दीजिए कि पहले वह इस हवेली की सबसे बड़ी संतान थी, लेकिन आपके आने पर अचानक से ही छोटी हो गई, इसलिए यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ दिनों में वह अपने आप ठीक हो जाएगी। लाइए, आपके कपड़े हम अलमारी में लगा देते हैं। और हाँ, आप भी नहा धोकर तैयार हो जाइए, कुंवर साहब ने आपको नीचे खाने की मेज पर बुलाया है। और हाँ बिटिया रानी, कुछ ही दिनों में आपके आने की खुशी में कुंवर साहब एक बड़ा उत्सव रखेंगे। उसके लिए आपको यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे, ताकि किसी को यह ना लगे कि आप रामपुर जैसे छोटे से गांव में पली बड़ी हैं, क्योंकि आप इस घर की बड़ी बेटी हैं। जाहिर सी बात है कि दूर दूर से बड़े बड़े घरानों से आपके लिए रिश्ते भी आएंगे, इसलिए किसी को भी यह नहीं लगना चाहिए कि आप अपने नाना जी के घर नहीं रही हैं। और इसके लिए बहू रानी खुद आपको प्रशिक्षण देंगी कि आपको किस तरीके से लोगों के सामने पेश आना है, किस तरीके से लोगों से बात करनी है। ज्योति सब कुछ सुन रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे जहाँ वो रहती थी वहाँ सब कितना आसान था, कोई दिखावा नहीं था, और यह सब कितना मुश्किल। शायद उसे वह गांव की ज़िंदगी उस समय बहुत अजीब लगती थी। उस कड़कड़ाती धूप में खेत में काम करना उसे बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन आज मालती की बातें सुनकर उसे ऐसे लग रहा था कि वह कितनी आसान ज़िंदगी जी रही थी। यहाँ पर आकर यह दिखावा करना कितना मुश्किल है। मालती की बात पर ज्योति ने हाँ में सिर हिला दिया, और मालती ने बातें करते करते ज्योति की अलमारी में कपड़े लगा दिए थे। उसने एक खूबसूरत सी पोशाक ज्योति के हाथ में देते हुए कहा, अब आप नहा लीजिए और तैयार होकर नीचे खाना खाने आ जाइए। ज्योति ने मालती के हाथ से वह पोशाक ली, और मालती के जाने के बाद उसने वह पैकेट खोलकर देखा। सुर्ख गुलाबी रंग की खूबसूरत रेशमी सलवार कमीज थी उस पैकेट में। ज्योति हैरानी से सलवार कमीज को देखे जा रही थी। काफ़ी देर तक वह रेशम के कपड़े पर अपने हाथ फिराती रही। उसे हैरानी हो रही थी कि वह किस तरह से इतने कीमती कपड़े को पहनकर खाना खाएगी। कहीं उस पर कुछ गिर गया, दाग लग गया तो क्या होगा। ज्योति के दिमाग में लाखों सवाल चल रहे थे। और वहाँ मोहिनी गुस्से से कमरे में आई और ज्योति को बिस्तर पर बैठे हुए देखकर कहने लगी, आप यहाँ से उठें और दूसरे बिस्तर पर बैठ जाइए। यह हमारा बिस्तर है, और याद रखिए, आज के बाद आप अपने बिस्तर पर रहेंगी और हम अपने बिस्तर पर। इतना कहकर मोहिनी ने अपनी अलमारी से सामान निकाला और नौकर को बुलाया और उससे कहा, जल्दी से एक रेशमी पर्दा लेकर आइए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।